नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं रवि चौहान। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। एक नया बिंदु आपको लेकर आए हैं हम, जो कि बिंदु रहेगा हमारा वाच्य। ठीक है, इससे पहले हमने मुहावरे वाला बिंदु जो पढ़ा था और उससे पहले हमने पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द जो पढ़े थे। ठीक है, ध्यान देना कि उन जो बिंदु हमने इससे पहले पढ़े हैं उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ताकि आप परीक्षा में प्रश्न सही करके आओ। ठीक है, जिस भी परीक्षा में आप बैठेंगे, जिस भी परीक्षा में आप एक अपना दायित्व निभाएंगे, तो उसमें आपने क्या है वही बहुत अच्छे से उसे उन बिंदुओं को तैयार करके जाना है। उन बिंदुओं को बार बार आपने देखना है, ताकि आप अगर वहां से प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे परीक्षा में बहुत अच्छे से करके आए। ठीक है, आज का हमारा बिंदु है वाच्य। ठीक है, वाच्य हमारा बिंदु है। सबसे पहले हम वाच्य की क्या है परिभाषा देख लेंगे। सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे। वाच्य का अर्थ है बोलना। ठीक है, वाच्य का अर्थ क्या है वही बोलना। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाच्य का अर्थ क्या होता है। वाच्य का अर्थ क्या होता है वही बोलना होता है। ठीक है, वाच्य का अर्थ क्या होता है बोलना होता है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का मुख्य विषय क्या है वही क्रिया का मुख्य विषय कौन है कर्ता कर्म या भाव। ठीक है, जहां पे तीन चीजें आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, क्रिया वाच्य का अर्थ क्या होता है बोलना होता है। क्या होता है बोलना होता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता कर्म या फिर भाव है। ठीक है, क्रिया का मुख्य विषय क्या है कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। उसी को हम क्या कहते हैं वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ सबसे पहले हमने देख लिया। वाच्य का अर्थ होता है बोलना। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है, उसी को हम क्या कहते हैं वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। वाच्य के अगर भेद पूछे जाए या प्रकार पूछे जाए तो कितने होते हैं तीन होते हैं। ठीक है, वाच्य के भेद कितने होते हैं वही तीन होते हैं। ठीक है, तीन कौन कौन से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कितने भेद होते हैं वही तीन भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अगर यहां से इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वाच्य के भेद कितने होते हैं, तो कितने होते हैं तीन होते हैं। कौन कौन से सबसे पहले कर्तृवाच्य के बाद कर्मवाच्य और कर्मवाच्य के बाद भाववाच्य। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। ठीक, यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने परिभाषा देखी वाच्य की। वाच्य का अर्थ क्या होता है बोलना होता है। ठीक है, और वाच्य का अर्थ क्या होता है बोलना होता है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है और भाव है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं वाच्य कहते हैं। ठीक, सबसे पहले आ जाते हम बिंदु पे कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य सबसे पहले आपने देख लिया ना वाच्य किसे हम बोलते हैं। ठीक है, वाच्य का अर्थ देख लिया। ठीक है, वाच्य में क्रिया के जिस मुख्य विषय में, ठीक है, क्रिया का मुख्य विषय जहां पे कर्ता हो, कर्म हो और भाव हो, उसी को हम क्या कहते हैं वाच्य
कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है हमारे कि वाच्य के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो वाच्य के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगर भेद से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए या फिर प्रकार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रश्न अगर पूछा जाए तो कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले बिंदु पे आ जाइए, कर्तृवाच्य की परिभाषा देख लीजिए। ठीक है, कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या होती है? वही कर्तृवाच्य की परिभाषा होती है। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले यहां पे देख लीजिए, जिसमें वाच्य बिंदु क्या है? जिसमें वाच्य बिंदु कर्ता रहता है। कौन रहता है? कर्ता रहता है। ठीक है, जिसमें वाच्य बिंदु कर्ता रहता है उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य कहा जाता है। जिसमें क्या है? कर्ता, जिसमें वाच्य बिंदु क्या रहता है? कर्ता रहता है। कौन रहता है? कर्ता रहता है, उसी को हम कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है, कि कर्ता हम किसे बोलते हैं, बिंदु किसे बोलते हैं। ठीक है, वाच्य। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने आपके सामने एक उदाहरण लिखा है। ठीक है, जिसमें सीमा ने पत्र लिखा। ठीक है, जिसने सीमा ने पत्र लिखा है। ठीक है, ये तो है उसका, ठीक है, ये तो है उसकी क्रिया। ठीक है, ये है यहाँ पे कर्ता। ठीक है, तो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? सीमा ने पत्र लिखा। ठीक है, सीमा ने क्या किया? पत्र लिखा। सीमा ने पत्र लिखा, तो क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। जहां पे क्रिया का फल कर्ता पे पड़े उसे क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य कहा जाता है। और वाच्य बिंदु क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीमा है ना, सीमा, ठीक है, सीमा क्या है? यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, और क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर अगला हमने यहाँ पे एक उदाहरण आपके सामने लिखा है, जहां पे जिसमें हमने तुम पौधे तोड़ोगे। ठीक है, तुम पौधे तोड़ोगे क्या है? उसकी क्रिया है। ठीक है, तोड़ोगे क्या है? क्रिया है। किसकी? वाक्य की एक क्रिया है। तुम पौधे तोड़ोगे मतलब कि तुम पौधे तोड़ोगे, ये उसका क्या है? क्रिया है, और ये एक कर्ता है। ठीक है, कर्ता है। यहां पे आपने देख लिया। ठीक है, फिर राधा रोटी खाती है। ठीक है, राधा क्या करती है? रोटी खाती है। ये क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे क्रिया है और ये यहाँ पे कर्ता है। ठीक है, क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? राधा के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक उदाहरण फिर देखिए, संजीव सोता है। संजीव क्या करता है? सोता है। ठीक है, सोना क्या है? उसका क्रिया है, और संजीव कौन है? कर्ता है। ठीक है, जहां पे क्रिया का फल कर्ता पे पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बताया कि फिर से देख लीजिए परिभाषा, जिसमें वाच्य बिंदु कर्ता रहता है, कर्ता या कर्तृवाच्य कहा जाता है। जिसमें वाच्य बिंदु कर्ता होता है उसी को क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य कहा जाता है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि सीमा ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखा क्या है? इसकी क्रिया है। क्या है? क्रिया है, और सीमा कौन है? वही कर्ता है। ठीक है, सीमा कौन है? कर्ता है। ठीक है, तो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद है तुम पौधे तोड़ोगे। क्या है? तुम पौधे तोड़ोगे। ठीक है, तुम पौधे तोड़ोगे मतलब कि यहाँ पे भी क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है। तुम पौधे तोड़ोगे, कि तुम पौधे तोड़ोगे। ठीक है, यहाँ पे कर्म बीच में कहीं नहीं आ रहा है। अगर तोड़ोगे, ठीक है, तुम पौधे तोड़ोगे, अगर इसका फल कर्म पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, तो आपका कौन सा रहेगा? वाच्य रहेगा, कर्म। लेकिन यहाँ पे क्रिया का फल पड़ रहा है कर्ता पर, और कर्ता ही इसमें मुख्य बिंदु रह रहा है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? कर्तृवाच्य। ठीक है, राधा रोटी खाती है। ठीक है, राधा रोटी खाती है, यहाँ पे भी क्रिया खाती है
और राधा ही मुख्य करता है, ठीक है। उसके बाद संजीव सोता है, ठीक है। संजीव सोता है, ये उसकी क्रिया है और यही उसका करता है, ठीक है। अगला, यहां तक की बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अगला जो हमारा बिंदु है वो है कर्मवाच्य। क्या है? कर्मवाच्य है, ठीक है। जिस वाच्य में क्रिया का केंद्र बिंदु, जिस वाच्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म हो, ठीक है, क्या हो? कर्म हो, कर्मवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। यहां पे कर्मवाच्य में क्या रहेगा? कर्ता के बाद, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, ध्यान से सुनिए, कर्ता के बाद क्या रहेगा? या तो या रहेगा, या फिर से रहेगा, या फिर द्वारा रहेगा, ठीक है। द्वारा आता हो, ठीक है। कर्ता के बाद क्या क्या चीजें आए? या आ जाए, से आ जाए और द्वारा आ जाए, ठीक है। तीनों चीजें जहां पे ये आती है वहां हमेशा कर्मवाच्य होता है। क्या होता है? कर्मवाच्य होता है, ठीक है। जिस वाच्य में क्रिया, जिस वाच्य में क्रिया, जिस वाच्य में क्रिया का केंद्र बिंदु कर्म हो, कर्मवाच्य कहलाता है, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्ता के बाद, अगर कर्ता के बाद या आपको दिखे, से आपको दिखे, द्वारा आपको दिखे, ठीक है। क्या क्या? या, से और द्वारा, जहां पे ये तीनों चीजें आपको कर्ता के बाद दिखेगी उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। इसी यहीं पे आप इससे संबंधित उदाहरण देखेंगे और आपने ध्यान देना है, कर्ता के बाद या दिखे, से दिखे, द्वारा दिखे, वहां पे आपका कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य रहेगा। सबसे पहले उदाहरण देखिए आप, सीमा से पत्र लिखा गया, ठीक है। सीमा से क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया, ठीक है। क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। अब यहां पे लिखा गया क्या है? उसकी क्रिया है, ठीक है। ये क्या है? क्रिया है, ठीक है। और से पत्र, से पत्र क्या है? उसका कर्म है, ठीक है, कर्म है। तो क्या है? क्रिया का फल किस पे पड़ा? कर्म पे पड़ा, ठीक है। कर्म पे पड़ा और कर्ता कौन है? सीमा है, ठीक है। कर्ता के बाद से आ गया, ठीक है, और पत्र उसका कर्म है और क्रिया का फल किस पे पड़ा? पत्र पे पड़ा, ठीक है। इतनी बात आपने समझनी है, ठीक है। यहीं पे हमने एक उदाहरण देखा था, तुम पौधे तोड़ोगे, ठीक है। तुम पौधे क्या करोगे? तोड़ोगे। अब यहां पे फिर उदाहरण दिया गया है, तुम्हारे द्वारा पौधे तोड़े गए, ठीक है। क्या किए गए? तुम्हारे द्वारा पौधे। अब एक तो यहां कर्ता के बाद द्वारा आ गया, ठीक है, और पौधे, पौधे क्या है? उसका कर्म है, ठीक है। पौधे क्या है? उसका कर्म है और तुम्हारे द्वारा पौधे तोड़े गए, और तोड़े गए क्या है? उसकी क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है। कर्म क्या है? उसका पौधा, पौधे, ठीक है। पौधे क्या है? उसका कर्म है। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद है गुरु के द्वारा शिष्य, गुरु के द्वारा शिष्य शिक्षा दी जाती है। क्या किया जाता है? गुरु के द्वारा शिक्षा दी जाती है। गुरु कौन है? कर्ता है। द्वारा क्या है? द्वारा शिक्षा, ठीक है। शिक्षा क्या है? उसका कर्म है और जाति क्या है? उसका क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया का फल किस पे पड़ा? शिक्षा पे पड़ा, ठीक है। किसके ऊपर पड़ा? शिक्षा के ऊपर पड़ा। और गुरु के बाद क्या आ रहा है? द्वारा आ रहा है, ठीक है। तो इतनी बात आपने समझनी है, ठीक है। अगला अगला जो उदाहरण है, मुझसे लेख लिखा गया। क्या किया गया? मुझसे, यहां पे आ गया से, क्या आ गया? से। मुझसे लेख लिखा गया, ठीक है। क्या किया गया? मुझसे लेख लिखा गया। तो यहां पे आपने ध्यान देना है, कर्मवाच्य है, क्योंकि क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है राम के द्वारा रावण क्या किया गया? मारा गया। क्या किया गया? रावण मारा गया, ठीक है। राम के द्वारा क्या किया गया? रावण मारा गया। तो यहां पे भी के द्वारा, ठीक है। राम तो है कर्ता, राम क्या है? कर्ता है। रावण क्या है? उसका कर्म है, ठीक है, कर्म है। और मारा गया क्या है? क्रिया है, क्रिया।
ठीक है। तो इतनी बात ध्यान में रखना, जहां क्रिया का फल किसके ऊपर पड़े, कर्म के ऊपर पड़े, उसे क्या कहा जाएगा, उसे ही कहा जाएगा कर्मवाच्य, ठीक है। उसके बाद अंतिम बिंदु पे हम आ जाते हैं भाववाच्य, ठीक है। किस पे आ जाते हैं, भाववाच्य। जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो और ना ही कर्म प्रधान हो, क्रिया का भाव प्रधान हो, ठीक है। क्या हो, क्रिया का एक भाव प्रधान रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, भाववाचक वाक्य कहेंगे, भाववाचक वाच्य कहेंगे, ठीक है। जैसे कि क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और आकर्मक में रहेगी, एक वचन पुल्लिंग और आकर्मक, ठीक है। ये तीनों चीजें रहेगी इसमें, किसमें रहेगी भाई, भाववाचक वाच्य में, ठीक है। भाववाचक वाच्य, ठीक है। क्या है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। यहां पे आपने ये चीजें देख ली, क्या, जिस वाक्य में ना तो कर्ता प्रधान हो और ना ही कर्म प्रधान हो, ठीक है। कौन है, ना तो कर्ता प्रधान है और ना ही इसमें कर्म प्रधान है, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिया का भाव प्रधान रहेगा, किसका भाव प्रधान रहेगा, क्रिया का भाव, ठीक है। क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक रहेगी, क्रिया हमेशा क्या रहेगी, एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक, ठीक है, अकर्मक रहेगी। एक वचन किसको बोलते हैं, ये हमने जब वचन किए थे वहां पे हमने बहुत अच्छे से देख लिया था, जहां पे एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक स्थान का विकार होता है, उसी को हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में कितने वचन हैं, दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो पुल्लिंग हम किसको बोलते हैं और स्त्रीलिंग किसको बोलते हैं, लिंग भी दो माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसके बाद भेद आ जाते हैं क्रिया किसको बोलते हैं, एक तो होती है स्वकर्मक और एक होती है अकर्मक, ठीक है। तो भाववाच्य में कैसी क्रिया रहेगी, अकर्मक रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहां पे देख लीजिए आप, लड़कों द्वारा सोया जाता है, मैंने आपको बताया था कि अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जिसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। कि जैसे यहां पे पूछा गया है, लड़कों द्वारा सोया जाता है, क्या सोया जाता है, कब सोया जाता है, इसमें कोई पता नहीं है, ठीक है। तो प्रधान कौन है इसमें, सोया जाता है, लड़कों द्वारा सोया जाता है, प्रधान कौन रह रहा है इसमें, क्रिया रह रही है, ठीक है। उसके बाद अब सोया जाए, क्या सोया जाए, ठीक है, अब सोया जाए, इसमें भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, और मुख्य प्रधान कौन रह रहा है, क्रिया ही यहाँ पे भी रह रही है, ठीक है। हमसे रोज नहाया जाता है, ठीक है, हमसे क्या किया जाता है, रोज नहाया जाता है, इसमें भी क्रिया ही प्रधान रह रही है, ठीक है। उसके बाद है उससे बैठा नहीं जाता, उससे किससे नहीं बैठा जाता, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पे वाक्य का, जहां पे कोई अर्थ नहीं निकले उसी को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, उससे बैठा नहीं जाता, और इसमें भी प्रधान रह रही है, क्या रह रही है, क्रिया रह रही है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान में रखना, जहां पर प्रधान क्रिया रहे उसे क्या कहते हैं, भाववाचक वाच्य कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। और जहां पर प्रधान क्या है, क्रिया का फर्क कर्म पे पड़ता है, या क्रिया की विशेषता कर्म बताता है, फल क्रिया का कर्म पे पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कर्मवाच्य कहेंगे। और जहां पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहेंगे, हम कर्तृवाच्य कहेंगे, ठीक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, और वाच्य का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है, ठीक है। इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। तो यहां तक की बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सभी मित्रों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपको वाच्य से संबंधित अगर प्रश्न
किसी भी परीक्षा में पूछा जाए, ताकि आप उसे गलत ना करो। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी मित्रों से, आप सभी दोस्तों से अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।